जो ये MNA MPAs हैं, इनकी भी सोच अपने इलाके की हद तक ही होती है। इनका काम कानून साजी करना होता है। ये आपको खंबे लगवा कर दे रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। आग लगाओ इस सिस्टम को, निकाल कर बाहर फेंको। क्या तमाशा लगाया हुआ है कौम के सामने। और ये पार्लियामेंट में बैठे क्या कर रहे होते हैं, ये यूनियन काउंसिल के नाज़िम बनने के भी अहल नहीं होते। आप इनमें से 15-20 लोगों को पकड़ कर पूछें कि आपका विजन क्या है, आपका फ्यूचरिस्टिक विजन क्या है, तो इनको विजन किस बला का नाम है इनको क्या पता। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब लीडर पाकिस्तान में पैसे के साथ बनते हैं, और पैसा कहां से आता है? करप्शन के साथ आता है। पूरे अमल को, पूरे सिस्टम को आइन का मजाक बनाकर रख दिया है। चेक एंड बैलेंस तो बड़ी दूर की बात है, यहाँ पर सरदारों और बड़ेरों के नाम पर वोट दिया जाता है। जिस सिस्टम ने करप्ट लोगों को इक्तदार में लाने की जमानत दे रखी है, आप उस सिस्टम को बचाने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइन के प्रियम्बल में लिखा है हुकूमत अवाम की, अवाम से और अवाम के लिए। क्या ये वही पाकिस्तान है जहां पर हर फैसला अवाम की मर्जी के मुताबिक होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है भाइयों। अक्सर ऐसे महसूस होता है जैसे अवाम की आवाज एक गहरे कुएं में गुम होकर रह गई और हुक्मरानों के कानों तक नहीं पहुंचती। असेंबलियां तहलील होती हैं, हर किसी को इंतखाबात की जल्दी होती है। आज अभी हाँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। लेकिन अवाम से किए गए वादे हवाओं में खो जाते हैं। तारीख मिलती जा रही है जज साहब, पर हाले तक इंसाफ नहीं मिला। अवाम इंतजार करते रहते हैं, मगर इनकी आहें ईवान इक़्तिदार की बड़ी बड़ी इमारतों के नीचे दफन होकर रह जाती हैं। वही पुराने चेहरे और वही पुरानी कहानियां, लेकिन अवाम सिर्फ तमाशाई बनकर रह जाते हैं। अवाम के सामने एक खेल खेला जाता है जिसका अंजाम पहले से ही तयशुदा है। क्या ये वही जमहूरियत है जिसका ख्वाब देखकर हमारे बुजुर्गों ने आज़ादी की जंग लड़ी थी? क्या ये वो जमहूरियत है जिसमें अवाम की ताकत एक मजाक बनकर रह गई है? आइन कहता है कि असेंबलियां तहलील होने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन क्या ये इंतखाबात आईनी तकाज़ों को पूरा करते हैं? असेंबलियां तहलील होते ही नए इंतखाबात की जल्दी, मगर अवाम की परेशानियों का क्या, महंगाई का क्या, मुआशी बहरान का क्या? सिर्फ इक़्तिदार की कुर्सी हासिल करने की जल्दी होती है। अब दोस्तों, ये वक्त है आंख खोलने का, ये वक्त है हाथ मिलाकर साथ खड़े होने का, ये वक्त है अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद करने का, ये वक्त है हकीकी जमहूरियत तश्कील देने का, ये वक्त है पाकिस्तान को बचाने का। पाकिस्तान में इंतखाबात एक ड्रामा बन चुके हैं। हर इंतखाबात के बाद यही शोर होता है कि इंतखाबात में धांधली हुई है। इसमें कोई कहता है कि वोट खरीदे गए, कोई कहता है धांधली हुई है, कोई कहता है कि इंतखाबी अमल ही ठीक से नहीं हुआ। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जायजा लेंगे इंतखाबी सिस्टम का, जो पाकिस्तान के अंदर अवाम के साथ एक ड्रामा हो रहा है। आइए आज की इस वीडियो में मिलकर इस इलेक्शन ड्रामा को एक्सपोज करते हैं। The greatest challenge we face today is of law and order. लोग कई कहते हैं जनाब नवाज शरीफ साहब जरदारी साहब से मिले हुए हैं। नवाज शरीफ ने कहा अब शिकायत का क्या फायदा, अवाम को पहले ही सोच समझकर वोट देना चाहिए। अब अगर हमने मियाँ को छोड़ दिया तो शायद अल्लाह भी हमें माफ न करे। कौमी चोर, ये हारियों का चोर। जरदारी साहब, ये 6 करोड़ डॉलर आप कहां से लेके आए हैं? हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ये 6 करोड़ डॉलर पाकिस्तान वापस नहीं आते। आपने हमेशा हमारे बीच में सुराग ढूंढा है, इस दफा हम आपके पहरावे में नहीं आएंगे। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, एक एक वादा पूरा करेंगे इंशाअल्लाह कि मुस्लिम लीग नून अल्हम्दुलिल्लाह इन इलेक्शंस में सबसे बड़ी पार्टी उभर के आएगी। दोस्तों, पाकिस्तान में इलेक्शन ड्रामा को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा पाकिस्तान के इलेक्टरल सिस्टम को, कि पाकिस्तान में इलेक्शंस कंडक्ट कैसे होते हैं। एक, पाकिस्तान में इंतखाबात कौमी सतह पर होते हैं, जिसको आम तौर पर आम इंतखाबात कहा जाता है, और ये इंतखाबात कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों को इलेक्ट करने के लिए करवाए जाते हैं। दोस्तों, एक कंसेप्ट को समझिए, एक होता है बाई कैमरल और दूसरा होता है यूनी कैमरल। और दोस्तों, बाई कैमरल का मतलब ये होता है कि 2 हाउसेज होते हैं उसमें, और यूनी कैमरल में सिर्फ एक ही हाउस होता है। मिसाल के तौर पर इजराइल में यूनी कैमरल का सिस्टम है। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में टोटल 342 सीट्स होती हैं, और इनमें से 266 डायरेक्टली अवाम से इलेक्ट होकर आते हैं। कौमी असम्बली के इलेक्शंस अमूमन 5 साल के बाद होते हैं, और कौमी असम्बली में जिस जमात की अक्सरियत होती है उसी जमात का वजीर आजम बनता है। कौमी असम्बली के अराकीन की जिम्मेदारी होती है कि कानून साजी करना, हुकूमत की निगरानी करना, बजट मंजूर करना और फॉरेन पॉलिसी
इसी को देखना। पाकिस्तान की सेनेट में 100 सीटें होती हैं। अब दोस्तों आपको कौमी असम्बली या सेनेट की तादाद में कंफ्यूजन हो सकती है, तो आप परेशान ना हो, क्योंकि इनमें अमेंडमेंट्स होती रहती हैं। सेनेट के इलेक्शंस हर 3 साल के बाद आधी तादाद पर होते रहते हैं और अराकीन की मुद्दत 6 साल तक होती है। सेनेट के इलेक्शंस सूबाई असम्बलियों के जरिए मुंतखब किए जाते हैं। सेनेट के अराकीन को सूबाई असम्बली के अराकीन के जरिए मुंतखब किया जाता है। हर सूबाई असम्बली से उसके तनासुब के लिहाज से सेनेटर्स मुंतखब किए जाते हैं। कौमी असम्बली के मेंबर्स को मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली यानी कि MNAs कहा जाता है और सूबाई असम्बली के मेंबर्स को MPAs कहा जाता है, मतलब कि मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। जो पाकिस्तान का सिस्टम है इसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। इसमें एक हेड ऑफ द स्टेट होता है और एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट को कौमी असम्बली के अराकीन के मेजॉरिटी इलेक्शंस के जरिए उसको इलेक्ट किया जाता है और हेड ऑफ द स्टेट को मतलब कि सदर को इलेक्टरल कॉलेज के जरिए इलेक्ट किया जाता है। इलेक्टरल कॉलेज में सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के अराकीन शामिल होते हैं। दोस्तों इलेक्शन ड्रामा को समझने के लिए पाकिस्तान के इलेक्टरल सिस्टम के स्ट्रक्चर को समझना बहुत ही अहम था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप डायरेक्ट किसको वोट देते हैं। क्या आप जिनको वोट देते हैं क्या वो आपके मुंतखब करदा नुमाइंदे होते हैं? अगर आप वाकई ये सोचते हैं कि अगर आप जिसको वोट देते हैं तो वो आपके मुंतखब करदा नुमाइंदे होते हैं, तो इसका मतलब है आपसे बड़ा या हमसे बड़ा कोई पागल नहीं है। देखिए ये सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, पाकिस्तान का इलेक्टोरल सिस्टम ठीक नहीं है। इसमें कभी भी अवाम की अक्सरियत से मुंतखब करदा हुकूमत आ ही नहीं सकती। ये निज़ाम जागीरदारों और सरमायादारों को ही सूट करता है। इस सिस्टम में हमेशा नाअहल लोग ही सिलेक्ट होते हैं। यह सिस्टम क्यों नाअहल लोगों को मुंतखब करता है? अगर आपने ड्राइवर रखना हो तो आप उसकी ड्राइविंग चेक करते हैं, उसका लाइसेंस चेक करते हैं। इसी तरह से अगर आपने कोई क्लर्क रखना हो तो उसकी आप टाइपिंग स्पीड चेक करते हैं। इवन आपने कोई चपरासी भी रखना हो तो उसकी कम अज कम मैट्रिक तक तालीम देखते हैं। तो पाकिस्तान में एक ही जॉब ऐसी है जहां पर जाहिल, अनपढ़, नाकाबिल लोगों को सिलेक्ट किया जाता है और वो जॉब है MNA की। एक ही पोस्ट ऐसी है जिसके लिए हर शख्स अहल है और वो है पार्लियामेंट की पोस्ट। इस निज़ाम इंतखाब के जरिए कमजोर हुकूमतों की तश्कील होती है। सियासी निज़ाम में कभी भी इससे काम नहीं आ सकता। इस सिस्टम में आप अपने मुंतखब करदा नुमाइंदों का एहतसाब भी नहीं कर सकते। आप कैसे कह सकते हैं कि इस सिस्टम में रहते हुए आप इनका एहतसाब कर सकते हैं? अब दोस्तों आपको मैं यहाँ पर एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूँ कि इसी वजह से दोस्तों ऐसा ऐसा आवाम की इलेक्शंस में दिलचस्पी ही खत्म होती जा रही है। दोस्तों 2013 में 53.9% लोगों ने वोट कास्ट ही नहीं किया और 2018 में 50.14% लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया। जो पाकिस्तान के रजिस्टर्ड वोट्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। दोस्तों हकीकत तो ये है कि 20-25% से ज्यादा लोग वोट कास्ट करते ही नहीं है और जो 50 से 70% वोट इस इलेक्शन में कास्ट नहीं होते वो इन इलेक्शंस को बाइकआउट करके अपने अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। इस सिस्टम की मुर्दा लाश है जो ये सरमायादार और जागीरदार अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। हर बार हर हलके में कुछ सियासी पार्टियां खड़ी होती हैं और कुछ स्पेसिफिक खानदान खड़े होते हैं और फिर उनकी औलादें जल्दी आ रही हैं। उनके पीछे फिर बिरादरियों का वोट होता है, कोई गुज्जर होता है, कोई चौधरी होता है, कोई अराई होता है, उसके साथ साथ गुंडागर्दी का भी वोट शामिल हो जाता है। अब पाकिस्तान में मुझे कोई ऐसी पार्टी दिखाएं जो इन अनासिर के अलावा किसी को टिकट देने के लिए तैयार हो, किसी का किरदार या तालीम देकर उसको टिकट देने के लिए तैयार हो। ऐसा नहीं होता। उसके पीछे उसकी दौलत देखी जाती है, उसके पीछे उसकी गुंडागर्दी देखी जाती है। कौन किसी को इल्म की बुनियाद पर वोट देने के लिए तैयार है? यहाँ पर सिर्फ कुछ खानदानों की विरासत ही चली आ रही है और एक तरफ बेचारा पढ़ा लिखा शख्स, उसको सिर्फ टिकट इसलिए नहीं मिलता कि वो इलेक्शंस में करोड़ों रुपए खर्च नहीं कर सकता। अगर इसी विरासत को कायम रखना है तो फिर किस किस्म की तब्दीली की बात करते हैं? हमें इस सिस्टम को ठुकराना होगा और फिर अवाम को पागल बनाने के लिए कहते हैं कि इस सिस्टम को बचाया जाए। कोई इनसे पूछे कि यह सिस्टम है क्या, किस सिस्टम को बचाना चाहते हैं? और वो सारे इदारे इस सिस्टम का हिस्सा हैं जिसने इस मुल्क को आगे बढ़ने से रोक रखा है। जिस सिस्टम ने करप्ट लोगों को इक्तदार में लाने की जमानत दे रखी है, आप उस सिस्टम को बचाने की कोशिश करते हैं। एक तरफ जाली डिग्रियों वाले असेंबलियों से निकाले जाएं लेकिन फिर पलटकर उसी सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब लीडर पाकिस्तान में पैसे के साथ बनते हैं और पैसा कहां से आता है? करप्शन के साथ आता है। और करप्शन के खिलाफ सिर्फ स्टेटमेंट्स दी जाती हैं और इसके लिए कोई जंग नहीं होती, क्योंकि करप्शन करना इनके पास पैसा आता है और ये पैसा इनकी बका का जामिन है। इस सिस्टम पर सारे इसलिए
इसलिए मुत्तफिक हैं क्योंकि यह सिस्टम इनकी बका का ज़ामिन है। अगर सिस्टम ही तब्दील हो जाए तो मेजॉरिटी इस काबिल ही नहीं है कि वो असम्बलियों में आ सकें। और ये पार्लियामेंट में बैठे क्या कर रहे होते हैं, ये यूनियन काउंसिल के नाज़िम बनने के भी अहल नहीं होते। आप इनमें से 15-20 लोगों को पकड़ कर पूछें कि आपका विजन क्या है, आपका फ्यूचरिस्टिक विजन क्या है, तो इनको विजन किस बला का नाम है इनको क्या पता। इनका विजन सिर्फ और सिर्फ लूट मार करना है, सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाना है। कौम का भूल कर इन लोगों को ख्याल ही नहीं आता। इनका ख्याल सिर्फ अपनी जात, अपनी फैमिली और अपना खानदान, और कौम तो सिर्फ इनके सियासी बयानात का हिस्सा है। इस इंतखाबी निज़ाम के जरिए इदारे कैसे बर्बाद होते हैं, आइए मैं आपको समझाता हूँ। अगर आज PMLN की हुकूमत है तो अगर आने वाली पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत आकर PMLN के सारे लोगों को हटा देगी। और ये सारे इदारों में ऐसे ही होता है, वो सारे इदारों में से PMLN के लोगों को हटा देगी। इवन अदलिया तक लोगों को हटाया जाता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे कैसे इदारे मजबूत बन सकते हैं। हर इदारा नई गवर्नमेंट आने के बाद जीरो से शुरू करता है। जिन मुल्कों में जमहूरियत होती है वहाँ ऐसा कभी भी नहीं होता। वहाँ पर एक कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज होती हैं, एक बजट बेस्ड एनुअल प्लानिंग होती है और एक डिलीवरिंग पॉलिसी होती है कि हम 5 साल में ये डिलीवर करेंगे। अब जाहिर है कि जब डिलीवर करने वाला ही कोई नहीं है तो ये कैसे होगा। फिर अवाम को शऊर नहीं आने देते ताकि अवाम इन पर सवाल ना उठा सके, और फिर जब अवाम को शऊर आने लगता है तो कहीं ना कहीं बम ब्लास्ट करवा देती हैं या कोई और इवेंट करवा देते हैं ताकि अवाम की सोच को डाइवर्ट किया जा सके। ये निज़ाम सिर्फ और सिर्फ मखसूस लोगों को ही पाल रहा है, यहाँ पर 99% जमहूरियत है ही नहीं। लेकिन जब यही लोग इलेक्ट होकर असम्बलियों में आते हैं तो इसको जमहूरियत का नाम दे देते हैं। 1934 में अंग्रेजों के दौर में जब बम्बई में, सिंध में जो वजीर थे, आज तक सिंध में उन्हीं की फैमिलीज चलती आ रही हैं और आज तक उन्हीं की नस्ल में से पार्लियामेंट के मेंबर्स बनते हैं। इसी तरह से जो बहावलपुर में 1906 में वजीर आला थे, उन्हीं की फैमिलीज की आज तक अजारादारी है। इवन आप हर हल्के में देख लें, हर इलाके में देख लें, मुल्तान में देख लें, सिंध में देख लें, KPK में देख लें, किसी भी इलाके या किसी भी हल्के में देख लें, जिनको अंग्रेजों ने वडेरा बनाया था उन्हीं की फैमिलीज के पास आज भी अजारादारी है। हुकूमतें तब्दील होती रही लेकिन असम्बलियों में इन्हीं खानदानों के लोग ही आते रहे। तो आपसे मैं फिर पूछता हूँ कि ये कैसी जमहूरियत है। हम वोट कास्ट करने से पहले चेक एंड बैलेंस को नजरअंदाज कर देते हैं, पूरे अमल को, पूरे सिस्टम को आइन का मजाक बनाकर रख दिया है। चेक एंड बैलेंस तो बड़ी दूर की बात है, यहाँ पर सरदारों और वडेरों के नाम पर वोट दिया जाता है। अक्सर लोग ये सोचकर वोट देते हैं कि ये मेरा थाने में काम करवा देगा, ये हमें सड़कें बनवा कर देगा। हैरत की बात है ना कि हमारी कौम ईंटों पर वोट देती है। हमारी कौम की सोच सिर्फ और सिर्फ अपने इलाके की सतह पर ही रह गई। पता नहीं कब इनकी सोच कौमी सतह पर बनेगी। कितने लोग ये सोचकर वोट देते हैं कि ये आगे जाकर एजुकेशनल पॉलिसीज बनाएंगे, और फिर हैरानी की बात यह है कि जो ये MNA MPAs हैं, इनकी भी सोच अपने इलाके की हद तक ही होती है। इनका काम कानून साजी करना होता है। ये आपको खंबे लगवा कर दे रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। आग लगाओ इस सिस्टम को, निकाल कर बाहर फेंको, क्या तमाशा लगाया हुआ है कौम के सामने। जिनका काम फॉरेन पॉलिसी देखना है, हुकूमत चलाना है, वो आपको खंबे लगवा कर दे रहा है। हैरत की बात है ना। फिर हमारी आवाम कहती है कि तब्दीली नहीं आ रही, कि तब्दीली कैसे आए। आपको वोट की कदर का ही नहीं पता। आप जब वोट अपने ही फायदे के लिए देते हैं, अपनी फैमिली के फायदे के लिए देते हैं, तो आप कैसी तब्दीली की बात करते हैं। एक गेम में ऐसे रेफरी का तस्वर करें जिसके पास ना तो सीटी है और ना ही रेड कार्ड। एक ऐसे सर्जन का तस्वर करें जिसके पास सर्जरी का सामान ही नहीं है। पाकिस्तान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इख्तियार तूफान में एक मट्टी के जर्रे के बराबर है। वो हंगामे को देख तो सकता है लेकिन इसको रोकने की हिम्मत नहीं रखता। इस सिस्टम में ऐसे लोगों का एहतसाब भी मुमकिन नहीं, क्योंकि एहतसाब करने वाले इदारों पर भी इन्हीं लोगों की अजारादारी होती है। आप FIA देख लें, आप कोई भी इदारा देख लें जिसने एहतसाब करना होता है, उन इदारों पर भी इन्हीं लोगों की अजारादारी होती है। इस सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है। जिला और यूनियन काउंसिल की सतह पर टीमों को तश्कील दिया जाए ताकि वो अपने जिला यूनियन काउंसिल में सियासी डायनामिक्स की निगरानी करें और रिपोर्ट करें। इस तरह हम इन मसाइल की निशानदेही कर सकते हैं और इनका आसानी से हल भी निकाल सकते हैं। आखिर में हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो आइन का एहतराम करे, सिर्फ अपने अल्फाज से नहीं बल्कि अपने अमाल से। एक ऐसा सिस्टम जो तमाम लोगों को बाइख्तियार बनाता हो। दोस्तों, ये है पाकिस्तान का इलेक्शन ड्रामा जो पाकिस्तान में अवाम के साथ किया जा रहा है। दोस्तों, खानदानी सियासत को समझने के लिए आप मेरे चैनल पर एक वीडियो भी देख सकते हैं जो खानदानी सियासत के टॉपिक पर है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने इस पाकिस्तान का भी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।